बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इसमें हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल या यूँ समझ लें कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन आते हैं, तो ये सारे रिएक्शन जो है ये इसका हिस्सा है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन मैंने पहले भी बताया है, दो तरह के होते हैं। फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है और इसके बाद जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ये दोनों रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन का हिस्सा है। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। जैसे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप जो होता है मीथाइल या इथाइल। तो इसी तरह फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जो है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। अब आप ये देखें कि एसाइल ग्रुप क्या होता है। एसाइल ग्रुप में आमतौर पर आर सी डबल बॉन्ड ओ होता है। आर मीथाइल है, अगर यहाँ पर मीथाइल आ जाए तो इसको एसिटाइल कहा जाता है। और ये ग्रुप कौन से कंपाउंड से बनता है या कौन से कंपाउंड से ये हम हासिल कर सकते हैं? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पूरा ग्रुप है जिनको हम एसाइल हैलाइड्स भी कहते हैं और जिनको हम जो है वो एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं तो ये एसाइल ग्रुप जो है वो उनका हिस्सा है। वहाँ से ये एसाइल ग्रुप जो है ये हमारे पास आता है या हम वहाँ से ये हासिल कर सकते हैं। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। देखें ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, इधर से इस पार्ट से एसाइल क्लोराइड से क्लोरीन निकलते हैं और इसी तरह ये दोनों मिलकर एक साइड प्रोडक्ट बना लेते हैं HCl। यहाँ क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। इसके बाद ये पूरा ग्रुप इस कार्बन से अटैच होकर यहाँ आता है जिसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनता है। और आमतौर पर जो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ये एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं। जैसे आप लोग कीटोन तो जानते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर को कीटोन्स कहते हैं। तो इसी तरह ये कीटोन का ग्रुप जो है वो यहाँ आता है और इसकी वजह से, बेंजीन की वजह से, ऐसे कंपाउंड्स को फिर क्या कहते हैं? एरोमेटिक कीटोन्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास एरोमेटिक कीटोन जो है वो बन जाते हैं या एरोमेटिक कीटोन हासिल होते हैं। अब इसकी ये तो चले एक जर्नल ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें भी आप ऊपर देखें, जैसे हमारे पास अल्काइलेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो लेविस कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हमें लेविस कैटलिस्ट के तौर पर चाहिए। तो इसी तरह जो हमारे पास फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होती है इसमें भी हम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बगैर ये रिएक्शन मुमकिन नहीं होता या इसके बगैर इस रिएक्शन का होना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। सो ये ऊपर सारी वर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इसाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ को इसाइल कहते हैं। इन बेंजीन बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन इसाइल हैलाइड, ये इसाइल हैलाइड है, एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट है। एरो के ऊपर हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये सिर्फ रिएक्शन में हिस्सा लेकर फिर वापस आ जाता है। इस कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या इसको हम सिंपल एसाइलेशन भी कहते हैं। जैसे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन को हम अल्काइलेशन भी कहते हैं सिंपली, तो इसको हम सिंपल एसाइलेशन भी कहते हैं। तो ये पूरा रिएक्शन जो है ये आपकी समझ में आना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आप देखें कि यहाँ पे हमने जो आर का ग्रुप लिया है वो जर्नल है। कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, मीथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है। जबकि यहाँ पे जो आर का ग्रुप है ना, ये जर्नल नहीं है, ये मीथाइल है। तो इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? एसिटाइल क्लोराइड कहेंगे। दोबारा सुन ले, इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे?
एसिटाइल क्लोराइड। सो एसिटाइल क्लोराइड और बेंजीन ये दोनों जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये एसाइल का ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड और C3 का ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच होता है। अब बात स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो इस कार्बन से आकर ये ग्रुप इधर अटैच करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि क्लोरीन निकलने के बाद ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। तो ये जो पूरा एसिटाइल का ग्रुप है या ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं ये इस कार्बन से जाकर अटैच होता है, उसके बाद ये कंपाउंड बन जाता है, C डबल बॉन्ड O है और एक तरफ भी R का ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ जो है वो भी R का ग्रुप लगा है। तो ये कीटोन है, लेकिन इस कीटोन में चूंकि बेंजीन भी शामिल है लिहाजा ये एरोमेटिक कीटोन है और इसी को एसीटोफिनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन भी कहते हैं। और साथ ये साइड प्रोडक्ट बनता है HCl, यानी यहाँ से जो H निकलता है ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये इस क्लोरीन के साथ अटैच होगा और इसके नतीजे में HCl बन जाता है। तो ये पूरा रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कभी कभार बोर्ड वाले ये क्वेश्चन किस तरह देते हैं कि वो आपको ये नहीं कहेंगे कि फ्रेडल का एसाइलेशन का मैकेनिज्म लिखें, कभी कभार इस तरह भी वो क्वेश्चन देते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन या हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज होती है कि क्वेश्चन हमारे पास कई तरीकों से आ सकता है, तो आपको तकरीबन ये मुख्तलिफ मेथड आना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें वो डायरेक्ट फ्रेडल काप एसाइलेशन आपको ना दे, इसका मैकेनिज्म आपसे ना पूछे, तो वो यूं भी कह सकते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, तो उसमें भी ये पूरा प्रोसेस आपने लिखना है विद मैकेनिज्म, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कन्वर्जन में, एक नंबर की कन्वर्जन आती है तो फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती है, वो इसमें आप लिखेंगे। इसके बाद देखें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ये आप देख रहे हैं एक जर्नल एसाइल ग्रुप मैंने लिखा हुआ है, इसमें आर की जगह मीथाइल आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? एसिटाइल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरीन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये लेविस एसिड है और लेविस एसिड बुनियादी फंक्शन क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, चूंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 होते हैं, लिहाजा एल्यूमिनियम जो है अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना भी ले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन इसको जहां भी मिलते हैं वहां से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। क्या? लेविस एसिड हम इसको कहते हैं। तो ये लेविस एसिड है और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, लिहाजा यहाँ से ये इस क्लोरीन एटम को इन दोनों इलेक्ट्रॉन समेत यूँ समझ ले कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, क्लोराइड आयन यहाँ पे आ जाता है, तो इससे ये एक नेगेटिव आयन बन जाता है। और अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक कार्बन, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी इस क्लोरीन के साथ इधर आ जाए, तो इस कार्बन के ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बजाय पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी तरह ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है ना, तो एसिटाइल क्लोराइड जो है या इसी तरह जो एसाइल हेलाइट होते हैं या क्लोराइड्स होते हैं, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल ये है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? कार्बन है। तो यहाँ पे आकर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, वो यहाँ से इसको अटैच करते हैं आर से। आर आप देखिए, आर के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और इसी तरह इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, तो ये
वैसे तो हम लिखते हैं इसको इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये अटैक यहाँ से करता है, यहाँ से। तो आकर ये पाई इलेक्ट्रॉन लेकर एक कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। यहाँ से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, जिससे बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी जो रेजोनेंस की वजह से होती है, डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है, कंजुगेशन की वजह से होती है, बार बार मैं आपको हर मैकेनिज्म में यही बार रिपीट करके बताता हूँ, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब बेंजीन की रिंग ये स्टेबिलिटी दोबारा कैसे गेन करती है? बेंजीन रिंग में दोबारा ये स्टेबिलिटी कैसे आती है? तो इसमें आप ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक नेगेटिव स्पीशी है, और इस नेगेटिव स्पीशी को हम बेस भी कहते हैं। तो इस बेस की प्रेजेंस में यहाँ से ये एक प्रोटॉन निकाल लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर या रिंग के अंदर आ जाते हैं। H पॉजिटिव जब इसके साथ मिलता है तो इससे बन जाता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके ऊपर वैसे ये चार्ज आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये चार्ज इसके ऊपर मौजूद नहीं होता। एल्यूमिनियम क्लोराइड इसी तरह एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जैसे ये ऊपर वाला है, तो ये कंपाउंड दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट जो है वो कभी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, लिहाजा ये इधर वापस आ जाएगा। H एक सील नेगेटिव लेगा, और इसी तरह इसके नतीजे में HCl बन जाता है। तो फ्रेडल कार्ब एसाइलेशन जो है वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट रिएक्शन है। और ये नाइट्रेशन, फिर इसके बाद हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के बाद फिर आगे सल्फोनेशन, फिर फ्रेडल कार्ब रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो कोई ना कोई मैकेनिज्म इनमें से, या कोई ना कोई रिएक्शन इनमें से ज़रूर आता है। वैसे भी कन्वर्जन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें कन्वर्जन ना भी आए तो कम से कम इसमें मैकेनिज्म पूरा आता है। तो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इन रिएक्शन की जो इंट्रोडक्शन है वो आप मेंशन करेंगे, और इसके बाद फिर आप जो है ना ये सारा मेंशन करेंगे, मैकेनिज्म मेंशन करेंगे। मैकेनिज्म जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन एंड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक शुरू होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स। ये याद रखना है कि बेंजीन के ये जितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये सारे इक्वल हैं। यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से जहाँ से भी निकल जाए, अगर यहाँ से नीचे से भी निकल जाए, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास एक ही बनेगा। तो जब आप बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे और एक इलेक्ट्रोफाइल आकर किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है, तो वो एक ही प्रोडक्ट कंसिडर होता है। मसलन अगर ये X यहाँ पे आ जाए, इधर साइड पे आ जाए, इधर आ जाए, या इधर आ जाए, किसी पोजीशन पर आ जाए, बिकॉज ऑल दीज कार्बन आर इक्वल, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? एक ही बनेगा। मसलन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप नाइट्रेशन कर लेते हैं और नाइट्रो ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, इस कार्बन के साथ नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे भी नाइट्रो का ग्रुप आ जाए, तो प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि अगर वो नाइट्रो ग्रुप यहाँ आता है तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, या यहाँ आ जाए तो कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेंजीन के तमाम कार्बन जो है वो इक्वल है। और इसी तरह कहीं भी किसी भी जगह से अगर एक हाइड्रोजन निकलकर उस हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज देखें कि अगर आप एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं, अब ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है? जिसके पास पहले से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो, प्योर बेंजीन ना हो। मसलन आप देखें इसके साथ ये पहला सब्स्टिट्यूट अटैच है, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जैसे नाइट्रो बेंजीन वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, नाइट्रो का सब्स्टिट्यूट उसके साथ पहले से अटैच है। क्लोरोबेंजीन वो भी एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। टॉल्यूइन एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है।
तो इस तरह अगर एक सब्स्टिट्यूट पहले से अटैच हो और उस कंपाउंड की आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शंस करते हैं फर्दर, तो अगला जो सब्स्टिट्यूट है वो अपनी मर्जी के मुताबिक या हर एक पोजीशन पर नहीं आ सकता। अब वो किस पोजीशन पर आएगा या वो किस पोजीशन पर आ सकता है, तो वो डिसाइड करता है ये जो पहले सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, इसकी मर्जी होती है। जैसे यूं समझ ले कि ये हॉस्ट है, ये क्या है, हॉस्ट है, तो अगला जो भी सब्स्टिट्यूट आएगा वो इसकी मर्जी के मुताबिक आएगा, इसकी इजाजत लेकर आएगा, इसकी मर्जी होगी तो वो यहाँ पे आएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जब पहला एक सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो इसके साथ जो एडजेसेंट ग्रुप्स कार्बन है इनको हम आर्थो कहते हैं, ये आपको इनको पहले भी पता है। आर्थो के साथ जो एडजेसेंट ये दो कार्बन है इनको हम मेटा कहते हैं, ये मेटा पोजीशन है, ये भी है और ये भी है। आर्थो ये भी है और ये भी है, और इसी तरह फिर ये वाली जो पोजीशन है इसको हम पैरा कहते हैं। अब अगला सब्स्टिट्यूट पहले वाले सब्स्टिट्यूट की मर्जी के मुताबिक आता है। इसी वजह से यहां पर आकर हम X को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और इसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो इसके लिहाज से नहीं है, जो आगे सब्स्टिट्यूट आकर अटैच हो रहे हैं इसके लिहाज से नहीं है, जो पहले से अटैच है इस सब्स्टिट्यूट X के लिहाज से हम आगे सब्स्टिट्यूट्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर यहां X की जगह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो, अगर X की जगह जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो, तो अगला सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पर आएगा, वो आर्थो पोजीशन पर आएगा। इस पोजीशन पर आ सकता है, ये आर्थो है, इस पोजीशन पर आ सकता है, पैरा पर भी आ सकता है, इन दोनों पर भी आ सकता है, और इवन इन तीनों पोजीशन पर भी वो आ सकता है, लेकिन वो मेटा पर नहीं आ सकेगा। अगर X का ताल्लुक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से है, क्योंकि X के जैसे आपको मैंने बताया कि इन सब्स्टिट्यूट के आगे फिर दो ग्रुप्स होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो अगर X का ताल्लुक जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से है, यहां पर ऐसा ग्रुप अटैच है जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो Y आर्थो पोजीशन पर आ सकता है और पैरा पर आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो ये Y का ग्रुप यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ये दोनों आर्थो पोजीशन है, पैरा पर भी आ सकता है, इवन दोनों आर्थो और पैरा पर भी, तीनों पोजीशन पर भी आ सकता है। लेकिन अगर आप मेटा पोजीशन पर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, मेटा पोजीशन पर आप कोई प्रोडक्ट लिखेंगे, तो वो बिल्कुल गलत कंसिडर होगा, वो बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह ये भी आप ज़हन में रखें कि अगर हमारे पास एक्स जो है ना वो मेटा डायरेक्टिंग, उसका ताल्लुक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से की वजह से अगला जो इलेक्ट्रोफाइल है जैसे Y जब आता है तो वो सिर्फ मेटा पोजीशन पर आएगा। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये मेटा पोजीशन है ये वाली, तो यहां भी आ सकता है या यहां भी आ सकता है, बहरहाल दोनों मेटा पर नहीं आएगा, वो एक ही मेटा पर आएगा। तो ऐसे तमाम ग्रुप जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं उनको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि X को फिर आगे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इनकी जो डिटेल है ना वो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये बड़ा टॉपिक है, इनकी एग्जाम्पल या डिटेल वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये वर्डिंग के सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, टॉपिक के अंदर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट भी मौजूद है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इनकी भी लिस्ट मौजूद है। तो जब अगला इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो फिर पॉली सब्स्टिट्यूट बेंजीन बन जाएगी। वैसे अगर एक सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो इनको हम मानो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर और कोई ग्रुप आते हैं, मजीद ग्रुप आते हैं, तो फिर वो एक किस्म का पॉली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाता है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन बेंजीन रिंग वी गेट ओनली वन मानो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। एक ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, बेंजीन की रिंग खाली है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं है, तो एक मानो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाएगा।
और जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, बिकॉज ऑल द 6 पोजीशन इन द रिंग आर इक्विवेलेंट, वो कहीं भी आ सकता है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनता है। However, the position of second group in the benzene can depend upon the nature of the first group. लेकिन अगर इसके बाद अगला इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होता है तो फिर यहाँ पे वो इसके X के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्ट करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। The second substitute may enter at ortho, para or meta position. वो ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन वो इसकी ये जो पहले से ग्रुप एक्स लगा है इसकी मर्जी के मुताबिक आएगा। हाँ, इसमें यह कि अगर वो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर एक ऑर्थो बन रहा है, एक पैरा बन रहा है, तो परसेंटेज में डिफरेंस हो सकती है, लेकिन यह है कि मतलब ये एक्सपेक्टेड परसेंटेज होती है। एग्जैक्ट वैल्यू इससे चेंज भी हो सकती है, डिपेंड एक्स के ऊपर भी करता है, वाई के ऊपर भी करता है। तो अब इस सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के आगे जो दो ग्रुप मैंने आपको बता दिए, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनकी फर्दर डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको आप दोबारा रिपीट कर लें, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे दोबारा बता दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।